Hello my dear student, welcome to our loving channel Science Shelter. In this video I will teach you respiration in animals. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जानवरों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन कहते किसको है। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रक्रिया है, मतलब श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है सेल का, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी। और क्या होता है, फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज होता है और बर्निंग ऑफ फूड होता है, मतलब बर्निंग ऑफ फूड के द्वारा क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद एनर्जी का रिलीज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, एंड देन बाय प्रोडक्ट्स होता है। बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन सा होगा, CO2 होगा और वाटर होगा। और रेस्पिरेशन जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। उसका जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, रेस्पिरेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। जब रेस्पिरेशन हम लोग का स्टोर्ड होगा तब एनर्जी कैसे रिलीज होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी जो होता है हम लोग का सेल जो प्रोड्यूस करता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में स्टोर कौन से फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में वो हम लोग का बॉडी में स्टोर रहता है। और उसी से हम लोग का सेल्स को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है कोई भी काम करने के लिए या फिर कोई भी चीज को मेटाबॉलिक एक्टिविटी कोई भी करने के लिए हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है, करेंसी ऑफ एनर्जी इसको कहा जाता है, एटीपी को। एटीपी से ही हम लोग को सब कुछ मिलता है, हम लोग का सेल को, हम लोग का बॉडी को एनर्जी मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, एक एनिमेटेड डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है हम लोग का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हम लोग देखेंगे एडीपी के बारे में। एडीपी क्या होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है। ये एटीपी का ठीक उल्टा होता है। और एटीपी के पास में ज्यादा एनर्जी कंटेंट होता है, लेकिन एडीपी के पास में लो एनर्जी कंटेंट होता है। और ये भी इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है, मतलब सेल के अंदर ये भी प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहला टाइप्स आता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाम से ही स्पष्ट है, एरोबिक मीन्स एयर, एनएरोबिक मीन्स अब्सेंस ऑफ एयर। एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग किसको बोलते हैं, द रेस्पिरेशन इन विच फूड मोलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हम लोग का जो फूड मोलिक्यूल होगा वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, वो किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब कुछ पॉइंट देखेंगे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन का। सबसे पहला पॉइंट आता है जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ एयर। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जनरली जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन, सब एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या करता है, कंज्यूम करता है। अब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो जाता है, मतलब फूड पूरा का पूरा तरह से टूट जाता है फूड। अब देखिए ये नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है जो इक्वेशन कैसे दिया गया है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू टूटता है और 2 ATP प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है, फिर उसके बाद 36 ATP का फॉर्मेशन होता है और वाटर मिलता है हम लोग को। यही होता है पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन। और क्या होता है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो हम लोग को क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन किस किस चीज में होता है, कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। सबसे पहले आता है ह्यूमंस जो हम लोग हैं, डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, लायंस, कॉज, डियर, इंसेक्ट्स, अर्थवर्म, ETC बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। अब वो दूसरा टाइप्स क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाम से ही पता चल रहा है, विदाउट एयर। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वैसा रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन होगा, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, उसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। इन एरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एस्ट ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। इसमें क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ये हो गया, ये ईस्ट हो गया, वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा किसका, ग्लूकोज का, और फॉर्म क्या करेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को रिलीज करेगा। अब क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इज ऑल्सो अकर्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन होगा शुगर का। इसका मतलब फर्मेंटेशन का मतलब क्या हो गया, जो अल्कोहल जो ईस्ट के माध्यम से हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तब एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे होता है। व्हेन ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप फास्टर इन द मसल सेल। जब ऑक्सीजन हम लोग का यूज होता है, फास्टेस्ट मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है, दैट कैन बी सप्लाइड बाय द ब्लड। वो किसके द्वारा सप्लाई हो जाता है, ब्लड के द्वारा सप्लाइड होता है हम लोग का ऑक्सीजन।
द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स काउज मसल्स क्रैम्प, बहुत ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड जो एक्सरसाइज के बाद जो निकलता है उसके कारण क्या होता है, हम लोग का मसल्स में मोच आता है, क्रैम्प हो जाता है हम लोग का मसल्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होगा फूड का, ठीक उल्टा हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक में क्या होता था, पूरा का पूरा फूड हम लोग का टूट जाता था, लेकिन एनारोबिक में बहुत ही कम मात्रा में फूड का ब्रेकडाउन होगा और मच लेस एनर्जी, मतलब बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी भी प्रोड्यूस्ड होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा प्लांट जो है ऑक्सीजन प्राप्त करता है। डिफ्यूजन अकर्स इन द रूट स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट, अब डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है प्लांट्स में, रूट्स में होता है, स्टेम्स में होता है और प्लांट्स का लिप्स में होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, द रेस्पिरेशन इन रूट्स अकर्स बाय द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ये जो है रूट्स में जो होता है रेस्पिरेशन वो किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन होता है। किसका डिफ्यूजन होता है, रेस्पिरेटरी गैसेज का होता है और वो कहाँ पर होता है, रूट्स में होता है। और रूट्स में किसके द्वारा होगा, रूट हेयर के द्वारा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, द रेस्पिरेशन इन स्टेम्स अकर्स इन द स्टोमाटा ऑफ हॉर्स प्लांट, हॉर्स प्लांट का स्टोमाटा में होगा ये रेस्पिरेशन इन स्टेम्स होगा। और जो वुडी प्लांट्स है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें लेंटिकल्स होता है जो कि वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस होता है। अब रेस्पिरेशन ऑफ लिप्स देखेंगे, रेस्पिरेशन ऑफ लिप्स कहाँ पे होता है, उसमें भी स्टोमाटा का ही हेल्प से होता है। स्टोमाटा हम लोग किसको बोलते हैं, हम फोटोसिंथेसिस पहला लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं स्टोमाटा के बारे में, जो कि टीनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ द लिप में, और जो हेल्प करता है किस चीज़ में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जानवरों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है वो हम लोग देखेंगे। अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में सबसे पहले आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि वन सेल से बने हुए रहते हैं, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, एमीबा। और एमीबा जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। उसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है उसका सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस में। फिर उसके बाद आते हैं अर्थवर्म, अर्थवर्म किसके द्वारा रिस्पायर करते हैं, अर्थवर्म जो है मॉइस्ट स्किन, उसका जो स्किन जो रहता है वो सेगमेंटेड रहता है, सेगमेंटेड मतलब क्या हुआ, बटा हुआ रहता है, उसी स्किन के द्वारा वो क्या करता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन फिश, फिश में कैसे होता है, तो फिश के पास में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं। फिश के पास में ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि उसको हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, डिजोल्व ऑक्सीजन को पास करने में हेल्प करता है। व्हेन वाटर पासेज ओवर गिल्स, जब वाटर जो है वो गिल से पास करता है तो उसका जो गिल्स होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, फैल जाता है, और डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, अपने पूरा बॉडी से, अपने पूरे बॉडी से वो क्या करता है, पास करवाता है। तो इसी तरह होता है फिश का रेस्पिरेशन। अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स, मतलब मानव में कैसे रेस्पिरेशन होता है, मानव में श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स में क्या होता है, द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रेथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला फंक्शन क्या है, वो ऑक्सीजन को इनहेल करेगा और ब्रेथ आउट करेगा किसको, एक्सहेल किसको करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को करेगा। अब एक ब्रेथ का मतलब क्या होता है, एक बार सांस लेने का मतलब क्या हो गया, 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, मतलब एक बार सांस लिए हम लोग अंदर और दूसरा बार उसको दूसरे में क्या करेंगे, उसको एक्सहेल करेंगे, मतलब छोड़ेंगे हम लोग। ब्रेथिंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी। ब्रेथिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन को हम लोग अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेथिंग बोलते हैं, और हिंदी में उसको सांस लेने की प्रक्रिया भी बोली जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, ब्रेथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड द डायफ्राम। ब्रेथिंग क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है ब्रेथिंग में, रिब केज का मूवमेंट होगा, मतलब अप और डाउन होगा रिब केज हमारा, और डायफ्राम भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एयर इज सक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। जब हम लोग एयर को सक करते हैं तो हम लोग का चेस्ट कैविटी क्या होता है, लार्ज हो जाता है, फूल जाता है। एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर एयर इज पुश्ड आउट। जब हम लोग का सांस रिलीज करते हैं, जब हम लोग ब्रेथ आउट करते हैं तो हम लोग का चेस्ट कैविटी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे द मेन ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मानव श्वसन तंत्र कौन कौन सा है, मानव के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब एक एनिमेटेड डायग्राम दिखाया गया है जिसमें क्या दिखाया गया है, लंग्स को दिखाया गया है और रेस्पिरेटरी रेट दिखाया गया है और एज डिपेंडेंट, मतलब हम लोग का जो रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेने का जो रेट है, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट का जो रेट है वो कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए।
अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हेल्प करता है। सबसे पहले आता है नोज, फिर उसमें नेजल पैसेज आते हैं, फिर उसके बाद ट्रेकिया आते हैं जिसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं, फिर उसके बाद ब्रोंकाई आता है, फिर लंग्स आता है, फिर उसके बाद डायफ्राम आता है। यही सब मेन मेन ऑर्गन है जो किस चीज में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में। द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन इन टू आवर बॉडी, द नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट इन द नोज। हम लोग का जो एयर है वो कैसे आता है हम लोग का बॉडी में, सबसे पहला ऑर्गन होता है नोज, उसमें क्या पाया जाता है, नोस्ट्रिल्स। और नोस्ट्रिल्स में भी हम लोग का क्लीन करने का कौन काम करता है, नोज हेयर जो होता है वो हम लोग को क्लीन एयर, क्लीन ऑक्सीजन को अंदर ले जाने में मदद करता है। अब हम लोग का जो क्लीन एयर है वो ट्रेकिया के थ्रू क्या होता है, लंग्स की तरफ जाता है। और ट्रेकिया जो क्या, ट्रेकिया को हम लोग तो विंड पाइप के नाम से जानते हैं। और ट्रेकिया क्या होता है, फिर उसके बाद ट्रेकिया जो नीचे की तरफ जाता है, जो वो दो स्मॉलर ट्यूब्स में बढ़ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंकाई दो दो लंग से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है हम लोग का नीचे चल करके ब्रोंकाई। अब ये देखिए ब्रोंकाई कैसे दिखाया गया है, दो लंग से कैसे कनेक्टेड है। फिर इसके बाद आएगा लेफ्ट ब्रोंकस और फिर उसके बाद आएगा राइट ब्रोंकस। ब्रोंकाई का ही पार्ट है, उसको प्लूरल हो जाता है, ब्रोंकल्स और ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे एक्सहेलेशन और इनहेलेशन हो रहा है। ब्रोंक्यूल्स दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यहाँ पे दिखाया गया है। 3D डायग्राम से समझने में आसान होता है, इसीलिए मैं 3D डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। अब देखिए ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। जितना भी ब्रोंकस होता है या फिर ब्रोंकाई होता है वो स्मॉलर ट्यूब्स में बढ़ जाता है जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। द पोच लाइक एयर सैक्स एट द एंड्स ऑफ स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स आर कॉल्ड एल्वोलाई। उसी में पोच लाइक स्मॉलर सैक्स होता है जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। एल्वोलाई का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, सैक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा वो, उसी को हम लोग एल्वोलाई बोल रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे एल्वोलाई का डायग्राम। एल्वोलाई के डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कैसे एल्वोलाई काम करता है। ये देखिए एल्वोलाई को दिखाया गया जो ब्रोंक्यूल से कनेक्टेड है, और इसमें क्या क्या रहता है, कैपिलरीज। हर एक एल्वोलाई के नीचे क्या लगा हुआ रहता है, कैपिलरीज लगा हुआ रहता है जो कि ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करता है। फिर जो भी रहता है ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो रहता है फिर वो सेल्स तक इसी के माध्यम से पहुँचता है। एल्वोलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों गैस इसी में चेंज होगा। फिर आता है इसके बाद रेट ऑफ ब्रीदिंग। मतलब रेट ऑफ ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 पर मिनट। एडल्ट मैन में जो वयस्क रहते हैं मैन, उसका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो 15 से 18 बार होना चाहिए। मतलब 1 मिनट में 15 से 18 बार ब्रीथिंग होना चाहिए उसका, तभी वो आदमी हेल्दी कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।